नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक डीसी जनरेटर का वर्किंग होता है और उसके अंदर हमने देखा कि अलग अलग जो टाइम इंस्टेंट्स थे उस पर किस तरीके से हमें पूरा साइन वेव मिला। और उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हम स्लिप रिंग यूज़ करते और स्प्लिट रिंग यूज़ करते उनके बीच का जो फंडामेंटल था उसको हमने काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की। उसमें हमें ये पता चला कि अगर हम स्लिप रिंग यूज़ करेंगे तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगा वो पूरा साइनोसॉइडल रहेगा। और उसके अंदर हमने देखा कि जब स्लिप रिंग यूज़ करते हैं तब वो पूरा का पूरा रोटेशन चेंज कर देता है। एक चेंज ओवर एक तरह का एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि चेंज ओवर हो गया। और उसके बेस पे हमें पूरा का पूरा जो डीसी आउटपुट चाहिए रहता है वो भी हमें मिल जाता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे किस तरीके से एक डीसी मोटर वर्क करता है। उसके पहले हम एक देखते हैं कि एक बार हमने सारे वीडियोस में क्या क्या चीज़ें कवर किए। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि किस तरीके से मशीन्स क्लासिफाइड है, डीसी मशीन्स एज वेल एज एसी मशीन्स। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो मशीन क्लासिफिकेशन में हमने पर्टिकुलरली डीसी मशीन्स को फोकस किया था, राइट। और डीसी मशीन्स में हमने ये सीखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फैराडे के लॉ पे होता है और वो किस तरीके से लेंस लॉ तक हमें लेके जाता है, कॉस को अपोज करना, सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमने डीसी जनरेटर का जो वर्किंग होता है उसको भी देख लिया। और उसके बीच में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ईएमएफ इक्वेशन जो रियल टाइम इंडस्ट्री में किस तरीके से एक मोटर के साथ या एक जनरेटर के साथ हम को रिलेट कर सकते उस तरीके से उसको भी हमने समझने की कोशिश की। तो अब हम आते हैं कि किस तरीके से एक डीसी मोटर वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। जनरेटर के केस में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से अगर हम मुझे डायरेक्शन पता करना है, किसका, करंट का डायरेक्शन पता करना है, तो मैं कैसे देखूंगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए देखूंगा। ठीक है। इसी तरीके से मुझे अभी किसका डायरेक्शन देखना है? मोटर का डायरेक्शन देखना है। ठीक है। तो मोटर में मुझे क्या डायरेक्शन देखना है? फोर्स का डायरेक्शन देखना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो चीज़ों के बारे में एकदम क्लियर पता होगा। वो कौन से दो चीज़ रहेंगे? सबसे पहला होगा जो उसका जो करंट हम जो सप्लाई करेंगे, यहाँ से जो हम लोग एक बैटरी या कोई भी तरीके का वोल्टेज सोर्स जो हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें करंट का डायरेक्शन पता होगा कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है। और उसका दूसरा क्या पता रहेगा हम लोगों को? उसका रोटेशन के बारे में पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा। फील्ड लाइंस के बारे में पता रहेगा हम लोगों को, जो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हमें पता क्या करना है? उसका फोर्स, कि किस डायरेक्शन में मेरा मोटर रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो वो यूज़ करने के लिए हम इस तरीके से कुछ हाथ दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ क्या हो रहा है मेरा? यहाँ से यहाँ, यानी नॉर्थ टू साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहा है। और ये क्या है? अंदर की तरफ जो शो हो रहा है, जो मेरा ये जो फिंगर है, ये जो दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है? इंटरनली जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और ये क्या शो करेगा? मेरा फोर्स। ठीक है। अब ये ड्राइंग में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? बोले उसके बीच में एक कंडक्टर मैंने प्लेस किया। ठीक है। कंडक्टर के थ्रू एक तरीके का ब्रशेस लगे हुए और स्लिप रिंग्स लगे हुए मेरे। ठीक है। यहाँ पे मेरे स्प्लिट रिंग्स यूज हुए। स्प्लिट रिंग्स इन द सेंस दो सेगमेंट है। ठीक है। दो तरीके के रिंग्स है जो दो अलग अलग पार्टीशन में मैंने करके रखा हुआ है। और वो क्यों रखा हुआ है? ताकि मुझे डीसी आउटपुट मिले। अगर मुझे डीसी आउटपुट नहीं मिलेगा तो डीसी मशीन्स का कुछ यूज़ है ही नहीं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मोटर रोटेट होने वाला है उसको मुझे सप्लाई देना। ठीक है। उस केस में मेरे को ईएमएफ यानी करंट मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैं सप्लाई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे यहाँ पे एक पूरा सर्किट बन गया और यहाँ से मेरे वोल्टेज सोर्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे समझना है कि ये वर्क किस तरीके से करता है। तो बेसिक्स पे जाते हैं। यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया वीटी। ठीक है। ये वीटी से यहाँ पे मेरा सप्लाई गया हुआ है। सप्लाई जाने के बाद क्या होगा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है किसके बीच में? मेरे दो मैग्नेट्स के बीच में। और ऑलरेडी वहाँ पे कुछ फ्री लाइंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। अब अगर मेरे कंडक्टर्स में करंट है और वो थोड़ी देर में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये समझते हैं कि अगर मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो पहला इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कुछ अगर मैग्नेटिक फील्ड्स है और वो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि जब करंट पास होगा तो ऑलरेडी उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। किसने बताया था ये हमको? एचसी ऑस्टेन ने बताया था। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या करेगा? मेन फील्ड्स को वो कट करने की कोशिश करेगा, राइट। जब वो मेन फील्ड्स को थोड़ा मोड़ा कट करेगा और
उसके डायरेक्शन में। अभी ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है मेरा फील्ड लाइन्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा फील्ड लाइन्स ट्रैवल कर रहा है। अगर मेरा फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो जो इंटरनली जो मेरा कंडक्टर है वो भी कुछ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो हो सकता है वो थोड़े बहुत नॉर्थ टू साउथ में ट्रैवल कर रहा होगा, हो सकता है कुछ अपोजिट में ट्रैवल कर रहा होगा, उसके आसपास कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वो। तो वो जब कट होगा तो थोड़े फील्ड्स जो होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे, किसके, मेन फील्ड के अकॉर्डिंग होंगे, उसके हिसाब से वो ट्रैवल कर रहा होगा। और कुछ फील्ड होंगे जो उसके अपोजिट होंगे तो वो कट हो जाएंगे। तो जो उसके हिसाब से जो ट्रैवल कर रहा होगा वहाँ क्या होगा, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दूसरे तरफ से क्या होगा, एक तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जब इस तरीके का चीज़ वहाँ पे क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो हमारा कंडक्टर होगा वो इस तरीके से एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो रोटेट होना शुरू होगा वो फिर से फ्लक्स लाइन्स को कट करेगा। अगर वो फ्लक्स लाइन्स को कट करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा उस टाइम पे तो उस ईएमएफ को मैं बोलूँगा बैक ईएमएफ, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक तरह से अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, जो मेरा वीटी है उसको अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज उसको क्रिएट किसने किया। अगर मैं यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई ना करूँ तो वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। वो कुछ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो रोटेट भी नहीं करेगा। और वो रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मेन फ्लक्स को कट कर रहा है, एक रिपल्शन और अट्रैक्शन का फिनोमिना वहाँ पे हो रहा है। इसी रीज़न की वजह से मेरा कंडक्टर रोटेट हो रहा है। अगर मेरा कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह का मोशन क्रिएट हो गया। तो वो मोशन का रीज़न कौन है, यही वीटी है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो, लेंस लॉ जो बोल रहा है। तो वीटी को अपोज कौन कर रहा है, ईबी कर रहा है। तो इसीलिए वो बैक ईएमएफ होता है। अब यहाँ पे डीसी मोटर्स में बैक ईएमएफ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज बैक ईएमएफ ही वो ईएमएफ है जिसकी वजह से जो हमारा डीसी मोटर है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। इसके सेकंड पार्ट में हम उसको समझेंगे डिटेली, 3 केसेस लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उसको सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जनरेटर को और मोटर को दोनों को थोड़ा को रिलेट करने की कोशिश करो और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे 2 डिफरेंसेस है। जनरेटर के बारे में अगर मैं बात करूँ और डीसी मोटर के बारे में बात करूँ तो बहुत स्लाइट डिफरेंसेस है। जो कम्यूटेटर है, जो मेरा स्लिप रिंग है जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, और वही उसी को स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिमिलर है, वो चेंज नहीं हो रहा, मेरा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। मेरे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, 2 मैग्नेट्स जिसको बोलते हैं वो वही है, बीच में कंडक्टर प्लेस्ड है और उसके बाहर से मैंने लिया हुआ है, उसको कम्यूटेटर में लगाया, कम्यूटेटर से ब्रशेस है बाहर आया। सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस आएगा, जनरेटर जब होगा तब वो हमें करंट को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, इसीलिए उसको जनरेटर बोला जाता है, इसीलिए इसको जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था। और सिमिलरली डीसी मोटर में क्या होगा, मुझे रोटेशन क्रिएट करना है तो मुझे कुछ सप्लाई देना पड़ेगा। तो वाइस वर्सा है, एक तरह से कम्यूटेटर वहाँ पे क्या काम कर रहा है, या मेरा जो स्प्लिट रिंग या स्लिप रिंग जिसको बोलता हूँ मैं, वो क्या काम कर रहा है, एक तरह का मीडियम है। वो अंदर का जो इंटरनल जो सर्किट है और बाहर का जो सिस्टम है उसको वो कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए एक तरह का वो माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ आते, जैसे मैंने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को मैं वीटी बोल सकता हूँ, और उसके बाद लेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मेरा आर्मेचर है, अगर कंडक्टर घूम रहा है तो उसको मैं आर्मेचर भी बोलूँगा, क्योंकि एक कंडक्टर तो मेरे सिस्टम में नहीं घूम रहा है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैंने बहुत पहले एक जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट मैंने जब समझाया था तब उसके अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर करके रखा था कि जो मेरा आर्मेचर पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट है, उसमें बहुत सारा पैरेलल पाथ्स है, ठीक है। वो बहुत सारे पैरेलल पाथ से n नंबर ऑफ कंडक्टर्स को निकाल रहा है, ठीक है। तो वो जो हम यहाँ अभी जो जो हमने इमेज देखा था उसमें क्या दिखाया हुआ है कि एक नॉर्मल सिंगल कंडक्टर है। वो सिंगल कंडक्टर इसलिए दिखाया है ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है, इसीलिए उसको एक सिंगल कंडक्टर के तौर पे दिखाया हुआ है। ऐसे 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। तो वही कंडक्टर्स जब साथ में रोटेट करते हैं, बिकॉज आपको टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, टर्न्स इंक्रीज होगा तभी वो मैक्सिमम टाइम पे जो वर्टिकल नहीं, जो पैरेलल कंडीशन है उसमें वो पहुंच सकता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वो मैक्सिमम टाइम फ्लक्स लिंकेजेस कर सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजेस के चांसेस को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो
अभी देखते हैं, अगर मेरा आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो आर्मेचर अगर रोटेट हो रहा है तो उसको मैं आर्मेचर का कुछ वाइंडिंग होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग को क्या बोल सकता हूँ मैं, आर ए बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेट द सप्लाई करंट इक्वल टू आई ए, जो सप्लाई करंट होगा। अब जो मैंने वीटी से यहाँ पे सप्लाई दिया गया, ठीक है, वीटी से मैंने सप्लाई दिया तो उसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा मेरा उसको मैं आई ए बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसमें ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह का डेरिवेशन है कैसे हुआ ये। ठीक है स्टेप, तो ये ओम्स लॉ में यहाँ पे अप्लाई किया। अगर ओम्स लॉ में अप्लाई करूंगा V इक्वल टू आई आर, सिंपल है। उसके बाद क्या है, आई ए लिख सकता हूँ, इस आई को मैं आई ए लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये V को VT लिख सकता हूँ जो टर्मिनल वोल्टेज है मेरा। ठीक है, अब उसके बाद में ये R लिखा हुआ है, मैं इसको RA लिख सकता हूँ, जो मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसको मैंने RA लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा इस तरीके से मैं डिनोट कर सकता हूँ, आई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस वी बी अपॉन आर ए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया था और थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कस किया था कि वी टी जो है वो क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, वो अपना मैक्सिमम लगा रहा है कि वो करंट पूरे सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। तो इसको अपोज कौन कर रहा है, ठीक है, अब वो कंडक्टर कट किया, फ्लक्स को कट किया, फिर ईएमएफ वहाँ पे भी इंड्यूस हो गया। अब वो अपने कॉस को अपोज करेगा, उसका कॉस कौन है, ये वी टी है। ठीक है, तो ये ई बी और वी टी इन दोनों में एक तरह का लड़ाई हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें वी टी अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इसको ओवरकम कर जाएगा, अगर ई बी स्ट्रांग होगा तो ये इसको ओवरकम कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ही मैंने जो टोटल मेरा जो लास्ट में सर्किट में मेरे को कितना अंदर वोल्टेज है ये कैसे पता चलेगा यार, ये ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग है, इन दोनों की जो वैल्यू है एक दूसरे से जब वो माइनस होंगे और मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज़्यादा हो, वो पता चल जाएगा ई बी के वैल्यू पे, क्योंकि वी टी तो मेरा कॉन्स्टेंट है। जो मैंने यहाँ पे एक बैटरी टर्मिनल लगा दिया है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो कंटिन्यूस वही रहने वाला है। ठीक है, जो मेरा आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा आर ए वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। इधर चेंज क्या हो रहा है, इधर सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ ई बी होगा, ई बी कितने कम और कितने ज़्यादा होगा वो हमारे मैग्नीट्यूड इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वी टी माइनस वी बी अपॉन आर ए मैंने लिखा हुआ है। तो सिर्फ अगर चेंज होगा तो ई बी चेंज होगा और दूसरा अगर कुछ चेंज होगा तो आई ए चेंज होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है, आई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस वी बी अपॉन आर ए। और अगर मैं इन कॉन्स्टेंट्स को निकाल दूँ, कौन से कॉन्स्टेंट्स, एक मेरा वी टी और दूसरा आर ए, ये टर्मिनल वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा आर्मेचर का वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है मेरा आई ए और ई बी। ठीक है, तो ई बी और आई ए का जो रिलेशन है वो टॉर्क के साथ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है उनके बीच में, क्योंकि आई ए जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टॉर्क भी इंक्रीज होगा और अगर वो रिड्यूस होगा तो सिमिलरली टॉर्क भी रिड्यूस होगा। अब इसको समझते हैं एक बेसिक फंडामेंटल से, अगर आप एक नॉर्मल मोटर है उनके साथ अगर मैंने अगर कुछ एक बेल्ट ड्रिवन या कोई भी सिस्टम लगा दिया और मैंने एकदम से लोड बढ़ा दिया या लोड एकदम कम कर दिया या मैंने लोड ऐड कर दिया, ऐड करते जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे टॉर्क कम ज़्यादा लगेगा, उसके ऊपर मेरा करंट भी चेंज होगा, कहीं मेरा करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो ईबी पे भी आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, जिसमें 3 केसेस लेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से एक मोटर फंक्शन कर रहा है और उसमें बैक ईएमएफ किस तरीके से जनरेट हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर किया। तो अभी जो हम देखने वाले वो है कि बैक ईएमएफ किस तरीके से डीसी मोटर्स को एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। उसके लिए हम 3 केसेस के थ्रू जाएंगे कि किस तरीके से मोटर को लोडेड कंडीशन, अनलोडेड कंडीशन और सडनली लोडेड कंडीशन सारे केसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि बैक ईएमएफ का क्या मेन सिग्निफिकेंस रहता है हमारे मोटरिंग एक्शन के टाइम। ठीक है, तो पहला है इट एनेबल्स द डीसी मोटर टू ड्रॉ एज मच armature current is sufficient to develop the torque required by the load। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा एक सर्टेन टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, जब मोटर रन करेगा तो वो लोड अलग अलग तरीके के लोड होंगे, कभी लोड ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, तो टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट रहेगा कम ज़्यादा उसके हिसाब से बैक ईएमएफ
जो करंट को एडजस्ट करना होता है, कौन सा करंट, आर्मेचर करंट को एडजस्ट करना होता है, वो पूरी तरीके से वो एडजस्टमेंट करके देता है। इसी एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन का काम वो करता है। सेल्फ। तो पहला केस हम अभी समझते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला केस क्या है, डीसी मोटर रनिंग एट नो लोड। अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो डीसी मोटर है उसमें कोई लोड ही नहीं लगा है, ठीक है, जो रोटेशन पार्ट है उसके आगे मैंने कोई पुली या कोई भी अरेंजमेंट, बेल्ट अरेंजमेंट पुली के साथ करके मैंने कोई लोड लगाया नहीं है, वो नॉर्मली मैंने रखा हुआ है बिना कोई अटैचमेंट के, उसको मैं फ्रीली रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो इसको भी हम लोग एक बेसिक सिंपल ड्राइंग जो हमने स्टार्टिंग से जो हमने रेफरेंस लिया हुआ है वही ड्राइंग से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये मेरा बीच में एक कंडक्टर मैंने प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद मेरे स्प्लिट रिंग्स आ गए और उसके बाद ब्रशेस आ गए और बाहर से मैंने एक सप्लाई दिया हुआ है वीटी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, हमने यहाँ से वीटी सप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया, मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं वो सारी चीज़ें अभी रिपीट नहीं करूँगा जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अब रोटेशन स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, मेरा कंडक्टर कंटिन्यूसली रोटेट होना स्टार्ट होगा। अब इस रोटेशन में क्या आरपीएम रहेगा, अब ये जो रोटेशन रहेगा वो किस स्पीड में रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, क्योंकि इसके आउटपुट पे यानी उस तरफ कुछ लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये केस को बहुत अच्छी तरीके से समझना। पहला केस आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड केस को आप सब बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले केस में मैंने यहाँ से सप्लाई दिया, ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ। अब मेरे आगे कुछ लोड नहीं लगा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट होगा तो क्या होगा, ये बहुत सारे फ्लक्स लाइंस को कंटिन्यूसली कट करते रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्स लाइंस को कंटिन्यूसली कट करेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले और पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी ये कहा है कि जितने स्पीड में वो रोटेट करेगा, जितने फ्लक्स लाइंस को कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम इंस्टेंट्स को अगर वो कवर करता है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने इसके पहले एक इक्वेशन लिखा था कि आई ए करंट जो आर्मेचर करंट रहेगा वो मेरा आई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए लिखा था मैंने। ठीक है, अगर अब मान लो कि मेरा रियल टाइम में समझते हैं, अगर मेरा स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, ये स्पीड बढ़ गया, मेरा कंडक्टर एकदम स्पीड में रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा बैक ईएमएफ को, तो मेरा बैक ईएमएफ ज़्यादा हो गया। अगर मेरा बैक ईएमएफ अगर ज़्यादा हो गया तो क्या आएगा सामने, उसके वीटी आ जाएगा, क्योंकि वीटी को तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ईबी को ओवरकम करने के लिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर ईबी को अगर ओवरकम करना है तो वीटी अपना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर वीटी अगर अपना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो करंट को कैसे ज़्यादा भेज पाएगा, अगर करंट ज़्यादा नहीं भेज पाएगा तो ये मेरा कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ईबी अगर मेरा कम हो रहा है तो ये ओवरऑल इक्वेशन जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वीटी तो फिक्स है। अगर मैं 10 वोल्ट अगर रखूंगा तो 10 का 20 बैटरी तो यहाँ से चेंज नहीं करूंगा कि 12 या 14 वोल्ट कर दूंगा। ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा। तो अगर वो जितना रहेगा उसको ये ओवरकम कर देगा। ठीक है, ये ज़्यादा रहेगा तो ये वीटी जो है इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वीटी अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगा लेकिन ईबी को वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, ये जब स्पीड बढ़ गया, ईबी मेरा जो है वो बढ़ गया, तो थर्ड केस क्या होगा, वीटी विल नॉट ओवरकम ईबी। ठीक है, बात क्या होगा, ओवरऑल इक्वेशन वैल्यू विल रिड्यूस। ठीक है, ये जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अगर जब मेरा ये इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू गिर जाएगा तो किसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, मेरा करंट। ठीक है, तो ये मेरे करंट की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मेरा करंट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरा टॉर्क के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो मेरा टॉर्क रहेगा टाउ वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने वही लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मेरा टॉर्क जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो लोग एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर अब इस केस को समझते हैं कि अगर मेरा टॉर्क कम अगर ये होगा तो ऑटोमेटिकली रोटेशन कम हो जाएगा। जिस स्पीड पे वो घूम रहा था, टॉर्क ही अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो जिस स्पीड पे घूम रहा था वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा रियल टाइम रिक्वायरमेंट था। अब मुझे कोई एक्सटर्नली मुझे कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस डीसी मोटर के अंदर, जिसके थ्रू मुझे उसकी स्पीड को घटाना या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बैक ईएमएफ ही ये सारा काम कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट केस हुआ जिसके अंदर अगर स्पीड मेरा बहुत ज़्यादा हो गया
तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बैक ईएमएफ अगर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल इक्वेशन जो है वो डाउन हो जाएगा, मेरा आर्मेचर करंट जो है वो भी डाउन हो जाएगा, और वो डाउन होने की वजह से क्या होगा, मेरा टॉर्क जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जितने स्पीड में घूम रहा था वो रोटेशन का जो टॉर्क एक्सर्टिंग है वो धीरे धीरे करके कम होना जो शुरू हो जाएगा, जो कि मेरा एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ था वो उतना ही करंट विड्रॉ करेगा जितना एक टॉर्क का रिक्वायरमेंट को मीट करना है, उतना ही वो लेगा, उससे ज़्यादा या कम वो लेने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सेकेंड केस में डीसी मोटर का क्या कंडीशन रहेगा और उसके बेस पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, रियल टाइम पे। तो सेकेंड केस क्या है कि व्हेन डीसी मोटर इज सडनली लोडेड, ठीक है। अगर मेरा डीसी मोटर है, नॉर्मली पहले केस में क्या था, एकदम फ्री रोटेशन हो रहा था क्योंकि मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था। अब मैंने उस के शाफ्ट में कुछ बेल्ट ड्रिवन या पुली अरेंजमेंट, जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, उस तरीके से मैंने कुछ अरेंजमेंट किया और एकदम से मैंने एकदम हैवी लोड मैंने उस पर लोड कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब मेरा रिक्वायरमेंट समझो कि मैंने अगर उस मोटर में एकदम से सडनली लोड किया तो मुझे वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा लगेगा, मेरा लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर मेरा लोड एकदम से बढ़ गया है तो मुझे क्या टॉर्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा उसको फुलफिल करने के लिए। अगर मुझे उसको रोटेट करना है, पहले क्या फ्री रोटेशन था तो वहाँ मुझे टॉर्क की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ मुझे टॉर्क बहुत कम रहेगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब मुझे टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करंट विड्रॉ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम समझते, अभी जैसे बेसिक ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ था पहले में, जैसे मैंने समझाया था, सिमिलरली वैसे समझने की कोशिश करते इसको। तो मेरा सिंपल मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रैवल कर रहे, बीच में कंडक्टर है, स्प्लिट रिंग्स है हमारे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से वीटी सप्लाई दिया, मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इस केस में क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, एकदम स्पीड में रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये जो मेरे कंडक्टर से एकदम स्पीड में रोटेट हो रहे हैं, अभी एकदम से मैंने लोड इसमें ऐड कर दिया, तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हुआ, स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। अगर मैंने एक अच्छे स्पीड में चलने वाले मोटर में मैंने एकदम से लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा, स्पीड गिर जाएगा। अगर स्पीड गिरा तो क्या होगा, मेरा ईबी वो भी गिर जाएगा। क्यों, क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि यार ईबी कैसे रिड्यूस हो गया। अब पहले केस में तो हम समझ रहे थे कि ईबी बढ़ गया। अब मेरा कंडक्टर है, ये अगर रोटेट हो रहा है एकदम स्पीड में, एकदम से लोड बढ़ा दिया और ये एकदम से घूमने का जो इसका स्पीड है वो कम हो गया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सेस के साथ जो लिंकेजेस होंगे इसके, ये जितने टर्न्स घूम रहा होगा जितने स्पीड पे, वो कम हो गया होगा। तो ये जो लिंक करेगा फ्लक्सेस के साथ वो भी कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ईबी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर मेरा ईबी का वैल्यू अगर ड्रॉप डाउन हो रहा है तो उससे क्या होगा, वीटी इस बार ओवरकम कर जाएगा। पिछले केस में क्या हो रहा था, वीटी ओवरकम नहीं कर पा रहा था ईबी को क्योंकि ईबी की वैल्यू हाई थी। इस केस में क्या हो गया, ईबी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गया, ऑटोमेटिकली वीटी जो है इसको ओवरकम कर जाएगा। अगर वीटी इसको ओवरकम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल इक्वेशन जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। पिछले केस में वो इक्वेशन ड्रॉप डाउन हो गया था, तो ये मेरा जो ओवरऑल इक्वेशन रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा जो करंट का वैल्यू है आर्मेचर करंट का वो बढ़ जाएगा। अगर मेरा आर्मेचर का करंट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो केस टू केस ये ईबी क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर रहा है। इसी रीज़न की वजह से उसको सेल्फ रेगुलेटिंग बोला जा रहा है। ईबी के ही वजह से हमारा डीसी मोटर जो है एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन जब मेरा इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में मेरा आईए करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जो मेरा टॉर्क है वो इंक्रीज होगा। और मेरा टॉर्क अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आईए इंक्रीज हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड मेरा टॉर्क है वो उतना बना रहा है क्योंकि ईबी जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो ये मेरा दूसरा केस था। चलिए अभी जाते हैं हम लोग थर्ड केस में, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि थर्ड केस में क्या हो रहा है डीसी मोटर के साथ। अब हमने पहला केस क्या देखा
कि जब मेरा डीसी मोटर कोई लोड नहीं होगा तब क्या हम लोगों को समझ में आता है कि उस टाइम पे ईबी क्या काम कर रहा है और ओवरऑल जो टॉर्क पे इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या था। अब दूसरे केस में क्या था कि जब मैं अपने मोटर को सडनली लोड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो मेरा टॉर्क का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, उसके हिसाब से ईबी किस तरीके से काम करता है। सिमिलरली एक और केस रहेगा कि अगर मेरा जो मोटर है उसमें जितना मैंने सडनली लोड इंक्रीज किया उसको मैं ग्रेजुअली एक एक करते करते उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करूँगा तो किस तरीके से ईबी काम करेगा और टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो सेम होगा कि नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, अब समझते हैं इसको रियल टाइम के साथ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा कंडक्टर प्लेस्ड है दोनों मैग्नेट्स के बीच में। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा लोडेड है, ऐसे इमेजिन करो, और ये एकदम नॉर्मल मोशन में ये घूमता जा रहा है। अब अगर सोचो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा लोड अगर मैं इसको निकालना शुरू कर दूँ, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जैसे मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से वो अरेंजमेंट रहता है, बेल्ट और पुली का अरेंजमेंट रहता है जब वो लोडेड रहता है, और थोड़ा थोड़ा करके जब रिड्यूस होगा तो उसका चेंज होगा। तो इसको अभी यहाँ पे आ जाते, ठीक है। तो मान लो ये नॉर्मली रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मली जब ये रोटेट कर रहा है तो इस केस में, पिछले केस में क्या था, स्लो हो गया उसका स्पीड, जो रोटेशन हो रहा था एकदम स्पीड में उससे थोड़ा नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि लोडेड हो गया। अगर मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा लोड अगर मैं इसमें रिड्यूस कर दूं इसमें से, तो ये फिर से धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ले, तो वो केस हम लोगों को एक्सेप्टेड है क्या? नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर वो एकदम से स्पीड पकड़ लिया तो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो अगर मेरा आई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए, अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। रियल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसमें से लोड निकालना शुरू कर दूंगा तो मेरा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरा स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको धीरे धीरे लोड कम कर दूँ तो फटाफट फटाफट घूमना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, फ्लक्स लिंकेजेस ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा हो जाएगा, तो बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो वापस बढ़ जाएगा। तो बैक ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो वीटी है ये इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था। क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब मैं लोड कम करूँगा तो एक कंडीशन आ जाएगा जहाँ लोड खत्म हो जाएंगे और वो फुल स्पीड पे घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली अगर मैं लोड को धीरे धीरे करके कम कर दूंगा, एक पॉइंट आ जाएगा जब सारे लोड खत्म हो जाएंगे और नो लोड कंडीशन को मीट कर जाएगा और उधर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमना शुरू होगा। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ईबी जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ईबी मेरा इंक्रीज होगा तो वीटी जो है वो ओवरकम नहीं कर पाएगा ईबी को। उस केस में क्या होगा, ये मेरा जो पूरा इक्वेशन है उसका वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर मेरा इक्वेशन का वैल्यू ड्रॉप हुआ तो उससे क्या होगा, मेरा करंट वापस गिर जाएगा, आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, मेरा टॉर्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरा टॉर्क रिड्यूस हो गया तो ये मेरे लिए एडवांटेज वाली बात हो गई, क्योंकि ये केस में वही चाहिए। ठीक है, तो ये केस में मेरा क्या रिक्वायरमेंट था, अगर लोड थोड़ा थोड़ा या ग्रेजुअली मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो उससे क्या होना चाहिए, एकदम से मोटर स्पीड नहीं पकड़ना चाहिए। वो जिस ग्रेजुअल तरीके से उसका जो लोड रिड्यूस हो रहा है उसी तरीके से जो टॉर्क है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो वो ना होने के लिए बैक ईएमएफ जो है यहाँ पे भी रोल प्ले करता है और वो अपने आप अपना जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है, आईए का वैल्यू डाउन हो जाता है, उसकी वजह से मेरा टॉर्क भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो तीनों केसेस के थ्रू हम गए और तीनों केसेस से समझने की कोशिश की कि बैक ईएमएफ का कितना सिग्निफिकेंट रोल है हमारे सिस्टम के अंदर डीसी मशीन जब चलते। तो इधर से क्लियर हो जाता है कि अगर बैक ईएमएफ जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन किस तरीके से डीसी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन बनाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टॉर्क इक्वेशन और किस तरीके से एक डीसी मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिटेली आगे देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से जनरेटर वर्क कर रहा है, किस तरीके से मोटरिंग एक्शन हुआ, हमने बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ों को अभी हमने कोरिलेट किया। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।